सादर जय जिनेन्द्र। आज हम सभी लोग प्राकृत के जो भेद और प्रभेद वाली बात है उसको समझेंगे। कल हमने जो समझा था कि प्राकृत भाषा के अनेक रूप हमें उपलब्ध होते हैं। उसमें प्राकृत भाषा के जो रूप हैं वो हमें कथ्य भाषा के रूप में भी उपलब्ध होते हैं और साहित्यिक भाषा के रूप में भी उपलब्ध होते हैं। तो साहित्यिक भाषा के रूप में जो उपलब्ध होते हैं वो उसमें भी अनेक भेद हैं। वहाँ मागधी, अर्धमागधी, स्वरसैनी, महाराष्ट्री, पैशास्ची और चुल्ली का पैशास्ची और अभ्रंश, इस तरीके से अनेक भेद उपलब्ध होते हैं। जब उसमें इसके भेद उपलब्ध होंगे तो उसकी अलग अलग विशेषताएं भी हैं कि हम कैसे जान सकते हैं कि ये मागधी का है, ये अर्धमागधी का है, ये स्वरसैनी का है और कि ये अभ्रंश का है। इस तरीके से हमें जानकारी करने के लिए भी कुछ उसके रूल्स मालूम होने चाहिए। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जिस प्रकार हमें कोई भाषा लिखी हुई मिलती है तो उस लिखी हुई भाषा को हम कैसे जाने कि ये प्राकृत है, संस्कृत है कि हिंदी है। इसके सबसे सरल उपाय ये है, प्राकृत के कुछ नियम हैं। हम इन विशेषताओं को, भेद प्रभेद की विशेषताओं को समझेंगे उसके पहले प्राकृत के कुछ नियम भी समझ ले कि प्राकृत किसे कहते हैं। और प्राकृत अगर हमें जानना है कहीं लिखी है तो उसको हम कैसे जानेंगे कि ये प्राकृत है। और फिर इसके बाद समझेंगे कि प्राकृत में भी ये स्वरसैनी प्राकृत है कि अर्धमागधी प्राकृत है, हम ये जानना जरूरी है। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि जहां पर हमें प्राकृत की मुख्य विशेषता ये है कि रा की जगह पर ना का प्रयोग ना ना, जहां ना लिखा हो उसको ना हो जाना। जैसे नमो अरहंताणम को नमो अरिहंताणम हो जाना, वो प्राकृत है। ना की जगह अड़ा हो जाना वो प्राकृत है। दूसरा जो मुख्य विशेषता है कि प्राकृत में विसर्ग नहीं होती है। विसर्ग जो लिखा जाता, नमा शब्द लिखा है, ना, मा और दो बिंदी रखी होगी उसको बोलते हैं विसर्ग। तो जो विसर्ग रखे जाते हैं और विसर्ग की बहुलता संस्कृत भाषा में होती है, प्राकृत भाषा में नहीं होती है। ये मुख्य विशेषता है। सर्वप्रथम हमें ये जानना है कि ना की जगह पर जहां ना हो जाए वो प्राकृत का रूप हमें देखने को मिलेगा कहीं कहीं, और जहां विसर्ग का प्रयोग ना हो वहां भी हम प्राकृत समझ सकते हैं। जैसे रमो लिखा है तो उसका संस्कृत रूप जो है ना नमा है, और हिंदी में उसको नमस्कार बोलेंगे, और प्राकृत में वो आएगा तो रमो हो जाएगा, तभी वो प्राकृत बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। तो इस तरीके से प्राकृत की प्रमुख विशेषताएं ये है। तो एक और विशेषता है पोवा। एक सूत्र है, पोवा सूत्र से पा की जगह पर पा हो जाना। जैसे पाप लिखा है तो पाव हो जाना, तो वो है मतलब पा की जगह पर वाह हो जाना। ये भी एक मुख्य विशेषता है। दूसरा शब्द, चौथी विशेषता ये है, प्राकृत में ना आपको आधा शब्द आगे मिलेगा और ना आधा शब्द पीछे मिलेगा। ये भी हमें देखना है। कोई भी शब्द जैसे हम संस्कृत में लिखते हैं तुरंत या स्थान लिखते हैं तो प्राकृत में उस स्थान को स्थान नहीं बनेगा, ठाण बनेगा, क्योंकि स्थान शब्द में आधा सा है तो वह पीछे नहीं आएगा। तावत शब्द है, तावत में भी ता जो हलंत है वह भी प्राकृत में नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो प्रमुख विशेषता है कि ना आधा शब्द आगे आएगा ना आधा शब्द पीछे आएगा, ये भी एक प्रमुख विशेषता है। और उसके बाद विशेषताएं अनेक हैं, हैं उसमें विशेषताएं हैं, मगर वो विशेषताएं हम क्रम क्रम से हर जगह समझेंगे। जहां ना की जगह पर णा का प्रयोग हो वो प्राकृत कहलाएगी, जहां विसर्ग का प्रयोग ना हो वो प्राकृत कहलाएगी, विसर्ग की जगह ओ हो जाए ओ प्राकृत है। हमें ये देखना है। इसमें इसके भेद भी अनेक हैं, भेदों के कारण से भी हम समझ सकते हैं कि कौन सी प्राकृत है, कब कौन सी बोली जा रही है, कब कौन सी प्राकृत का मतलब प्रादुर्भाव है, हमें ये भी देखना चाहिए। जैसे भरत मुनि ने अपने, सर्वप्रथम प्राकृत के भेद प्रभेद की बात करें तो भरत मुनि ने अपने नाट शास्त्र में अनेक प्राकृतों की बात कही है। तो उसमें भरत मुनि कहते हैं
कि मागध्यावंति जहा प्राच्या सूरसेन मागधी भैरविका दक्षिणात्यः च सप्त भाषा प्रकीर्तिता। मन मागधी, अवंती और प्राच्य, सौरसेनी और विहिल्लिका और दक्षिणात के साथ अर्धमांगधी भाषा विभिन्न देश वाले पात्रों को कथ्य भाषा होती है। मन नाट्य शास्त्र में भरत मुनि भी प्रथम शताब्दी में, उनके समय भी ये भेद प्रभेद वाली बात होगी और वो अपने नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख करते हैं। ये ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग या ईसा पूर्व की प्रथम ईस्वी में ये सारी मतलब एक ग्रंथ लिखा गया है जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। इसमें उन्होंने प्राकृत के भेद प्रभेदों की बात की है और उन्होंने पहले नंबर का भेद मागधी रखा, दूसरे नंबर का अवंती, तीसरे नंबर का प्राच्या और चौथे नंबर का सौरसेनी, पांचवें नंबर का वहलिका और छठे नंबर का है दक्षिणात्य के साथ अर्धमागधी भाषा के विभिन्न देश वाले पात्रों को कथ्य भाषा होती है। तो भरत मुनि ने ये नाट्य शास्त्र में ये सब इनके सब भेदों का वर्णन किया है। अब हम इसमें देखेंगे कि मागधी प्राकृत जो है, तो नाटकों में कई पात्र जो बोलते हैं वो मागधी प्राकृत में बोलते हैं। इसी तरीके से अर्धमागधी प्राकृत जो सितंबर आगम की जो ग्रंथों की भाषा है उसे अर्धमागधी प्राकृत कहा जाता है। सौरसेनी प्राकृत जो है ना, सौरसेनी प्राकृत जो है उसकी विशेषताएं, सौरसेनी प्राकृत जो दिगंबर आगम ग्रंथ लिखे गए हैं वह भी वह सौरसेनी प्राकृत के हैं। जैसे शकुंतला भी प्राकृत में जो बोलती है तो सौरसेनी प्राकृत में बोलती है। जो अलग अलग नाटक है उन नाटकों में भी अलग अलग पात्र अलग अलग भाषा बोलते। उसी तरीके से महाराष्ट्री प्राकृत जो है, तो महाराष्ट्री प्राकृत भी एक प्राकृत है। इसके रूल्स और नियम अधिकतर उपलब्ध होते हैं। इस महाराष्ट्री प्राकृत में पौमचरियम नाम का ग्रंथ लिखा है, सेतुबंध नाम का ग्रंथ लिखा है, बज्जालंग भी इसी महाराष्ट्री प्राकृत। अपभ्रंश भाषा भी जो इसके बाद में धीरे धीरे रूप परिवर्तन होते होते आया। पहले प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी। या ऐसा समझे कि आधुनिक जो भाषाएं हैं मतलब आज वर्तमान में जिन भाषाओं का प्रचलन है वो सारी भाषाएं प्राकृत से आई हुई भाषा है सीधी। जैसे अब प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी और हिंदी से आज की जो जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, चाहे कोई गुजराती हो या बुंदेली हो या कुछ भी जो भी भाषा है वो सब प्राकृत से आई हुई भाषा है। इस तरीके से प्राकृत के भी अनेक रूप हमें उपलब्ध होती हैं। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो इसमें भी एक प्राकृत के रूप और भेद के बारे में अपन ने जाना। इसके बाद प्राकृत में ही जो मागधी नाम की प्राकृत है, महाराष्ट्री नाम की प्राकृत है, वो क्या है। हम कैसे जानेंगे कि महाराष्ट्री प्राकृत जो है उसके क्या क्या रूप हैं। अब इसमें महाराष्ट्री प्राकृत पर जिन्होंने मतलब अपना वैयाकरणों ने प्रकाश डाला, तो उसमें सबसे पहले तो प्राकृत लक्षण जो चंड जिसके लेखक हैं आचार्य चंड, वो उनकी और प्राकृत प्रकाश में आचार्य ने भी जो भररुचि है उन्होंने भी इस पर अपनी बात कही है। मगर आचार्य हेमचंद्र जो बात की है वो बात आचार्य हेमचंद्र ने इसके महाराष्ट्री प्राकृत को सामान्य प्राकृत कहा है। और महाराष्ट्री प्राकृत की जहां हम बात करेंगे तो महाराष्ट्री प्राकृत के कुछ नियम हैं, उसमें अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं जो हम अभी आप सभी को बता रहे थे कि इस महाराष्ट्री प्राकृत में भी अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं। और इन ग्रंथों की लिखने की बात यह कि महाराष्ट्री का प्रतिपादन आचार्य हेमचंद्राचार्य ने अच्छे से किया है। और जो 12वीं शताब्दी में आचार्य हेमचंद्र का एक जो व्याकरण है सिद्ध हेम शब्दानुशासन, वह बहुत व्यवस्थित और 4 पादों में व्याकरण है। उस व्याकरण के ग्रंथों में लगभग 200 सूत्र जो है वो सौरसेनी, मागधी, पैशाची और चुल्लिका पैशाची और अपभ्रंश भाषाओं के लक्षण बताए गए। आचार्य हेमचंद्र
ने ही ये लक्षण बताए हैं। तो उनमें कहा है कि जैसे जो सामान्य महाराष्ट्रीय प्राकृत को सामान्य प्राकृत कहा है। और उन्होंने उसमें जो देखा कि प्राकृत की मुख्य विशेषता ये है कि विभिन्न वर्ग वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग प्राकृत में नहीं होता है, और प्राय पूर्ववर्ती व्यंजनों का लोप करके शेष द्वत्व कर दिया जाता है। प्राकृत में जो है कि विभिन्न वर्गों के व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है। वर्ग क्या कहलाते हैं? जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग में जो अक्षर आएंगे तो का, खा, गा, था, न। ऐसे चा वर्ग में जो अक्षर आएंगे तो चा वर्ग के अक्षर आएंगे। टा वर्ग में जो अक्षर आएंगे तो टा वर्ग के आएंगे। और पा वर्ग में जो अक्षर आएंगे वो पा वर्ग के आएंगे। तो उसमें लिखा है कि विभिन्न वर्गों के अक्षर जो रहेंगे ना, तो उसमें विजातीय माने भिन्न वर्गों के संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग प्राकृत में नहीं होता है। प्राकृत में ये नहीं होगा कि एक दूसरे वर्ग का अक्षर हो तो एक दूसरे वर्ग का अक्षर हो। उसमें ये होता है कि समान वर्ग का होना चाहिए, कि का वर्ग में से हो या चा वर्ग में से हो या टा में से हो या पा में से हो, या मतलब ये सब चीजें हैं तो इसमें बताया। जैसे एक शब्द इन्होंने बताया है उत्कंठा। तो उत्कंठा शब्द जो है ना, अब इसका रूप बनेगा उपकंठा। जो उपकंठा रूप बनेगा तो उसमें भी अनेक चीजें दी हैं। जैसे इसमें एक रूप आया सक्को, और उसका मतलब संस्कृत में जो रूप बनता है सक्का। सक्का जो रूप बनेगा ना, तो सक्का जो बनेगा ना तो उसको क्या होगा, शक्र शब्द है, उसमें रा लगा है और का भी है। तो रा जहां लगा है तो उधर क्या होगा ना, मतलब रा को तो लोप हो जाएगा क्योंकि दूसरे वर्ग का व्यंजन है, और का को दुत्त हो जाएगा और विसर्ग को ओ हो जाएगा, तो यहाँ सक्को शब्द बन जाएगा। ये भी अब जब आप अपन लोग व्याकरण समझेंगे ना, तो व्याकरण में ये हमें सारी चीजें समझने को मिलेगी। तो महाराष्ट्रीय प्राकृत में जहाँ मतलब इसमें इसकी एक विशेषता और है कि हलंत व्यंजन का लोप हो जाता है। इसमें जैसे निंद है, अंतरम है और दूर है, मतलब यावत शब्द है, और अनेक शब्द ऐसे हैं कि जिसमें मतलब इन वर्णों का अंतिम वर्णों का या हलंत व्यंजन है उनका लोप हो जाता है। इसमें एक और है कि सा और सा से पूर्व अथवा पर्व से रहने वाले या, रा, वा, सा इन सा वर्णों का प्राकृत के नियम अनुसार लोप हो जाता है। ये महाराष्ट्र की विशेषता है। तो महाराष्ट्र की विशेषताओं में जब हम ये व्याकरण के नियम समझेंगे ना, तो उस समय हमें ये समझ में आए कि महाराष्ट्रीय प्राकृत में कौन कौन से वर्ण होते हैं। या वर्णों या श्रुति ही मतलब, और एक सूत्र और है या, वा, रा, ला, वा। ये सूत्र या, वा, रा, ला, या ये सूत्र है। इससे क्या होता है, इन वर्णों का प्राकृत लोप हो जाता है, वो भी महाराष्ट्रीय प्राकृत के अंतर्गत आता है। और महाराष्ट्रीय प्राकृत में ये भी बताया गया है कि जैसे जो पौंचर्यम नाम का ग्रंथ है, या फिर साम्राज्य कहा है, वो भी महाराष्ट्रीय प्राकृत के ग्रंथ है। आपको ये बताइए कि कौन कौन से महाराष्ट्रीय प्राकृत के ग्रंथ हैं, और इन ग्रंथों में कहाँ कहाँ वो उसके अंश हमें उपलब्ध दिखाई देते हैं। तो उसमें और कई शब्द ऐसे भी हैं कि जिससे हम जानकारी ले सकते हैं कि महाराष्ट्रीय प्राकृत कौन है और सौरसेनी प्राकृत कौन सी है। सौरसेनी प्राकृत का जो नियम है उसमें तो उसका नियम ये होता है कि तो दो नादव करके एक सूत्र है उसमें, कि सौरसेनी में एक थोदा सूत्र है, था की जगह पर धा हो जाता है। और उसमें तावत मतलब जो तावत शब्द रहेगा ना, उसमें भी अनेक उच्चारण हमें ता की जगह पर दा का प्रयोग होता है। ये प्रमुख विशेषता है। ता की जगह पर दा का प्रयोग जहां दिखाई देगा, जैसे वो कथेदु शब्द है, तो संस्कृत का वह शब्द मूल रहेगा
कथयतु, और प्राकृत में जब बनेगा कथेदु बन जाएगा, ता की जगह पर दा का तब वो परिवर्तन हो गया। तो उधर ऐसे अनेक नियम हैं। होदी की जगह पर होदी शब्द का जहाँ प्रयोग आएगा वहाँ स्वर सनी प्राकृत रहेगी। मतलब ऐसे अनेक जगह हमें देखने को मिलता है स्वर सनी प्राकृत के नियम है। और स्वर सनी प्राकृत के अभी ये नियम आपको व्याकरण के समय समझाएं कि कौन कौन से नियम है। और स्वर सनी प्राकृत की जो रचना है, जैसे सठखंडागम ग्रंथ जो है ना वो स्वर सैनी प्राकृत में है। कसाय पाहुड़ स्वर सैनी प्राकृत में है। इसके बाद हम जाएं तो आचार्य कुंद कुंद की जो समय सार है, प्रवचन सार है, पंचास्तिका है, रयण सार है, अष्टपाहुड़ है, जो वर्षा द्वादश अनुपेक्षा भी उनकी जो ग्रंथ है, भक्तियां भी हैं, वो सब स्वर सैनी प्राकृत। इसी तरीके से स्वर सैनी प्राकृत के आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के त्रिलोक परिणति कहिए, भगवती आराधना कहिए, भगवती आराधना आचार्य सवारी का ग्रंथ है। त्रिलोक परिणति अति विषाचार्य का ग्रंथ है। और इसके बाद आचार्य नेमी चंद ग्रंथ है, जैसे त्रिलोक सार ग्रंथ है, गौमठ सार जीव कांड है, कर्म कांड है, देवसेन आचार्य जो ग्रंथ है, वसुनंदी श्राप का आचार है। ये सब ग्रंथ स्वर सैनी प्राकृत के हैं। और सौर्थनी प्राकृत ग्रंथ तो है ही, और नाटकों की में भी कई भाषा सौर्थनी प्राकृत का प्रयोग आया है। और सौरसनी प्राकृत शिलालेख जो हाथी गुम्फा का अभिलेख है, उसकी भी भाषा सौरसनी प्राकृत की भाषा है। जैसे प्रसन्न ने तो सौरसनी भाषा के बारे में ये भी बताया है कि जो सौरसनी प्राकृत है वो है जैन सौरसनी नाम से भी कुछ प्राकृत चलित थी, जो जैन आगम की भाषा थी। सौरसेनी प्राकृत के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा आई है, और उनके ग्रंथ ग्रंथ भी बहुत सारे थे। इसी तरीके से अर्धमांगधी प्राकृत और उसकी विशेषताएं, तो मांगधी और अर्धमांगधी की विशेषताएं होती हैं। जैसे सौरसेनी की प्रमुख सौरसेनी का जहां अपन जिक्र करेंगे, तो सौरसेनी भाषा में यह है कि सूरसेन प्रदेश में बोली जाने वाली जो भाषा थी उसका नाम सौरसेनी है। सूरसेन प्रदेश कौन सा है? तो मथुरा के पास का जो प्रदेश है उसे सूरसेन प्रदेश कहते हैं। तो उसमें जो बोली जाने वाली भाषा थी उसे सौरसेनी कहा गया है। मागधी प्राकृत माने मगध प्रदेश में जो बोली जाने वाली भाषा थी वो मगध प्रदेश की भाषा थी। फिर इसके बाद अर्धमागधी का जो आया था कॉन्सेप्ट, तो अर्धमागधी भाषा क्या है कि जो कुछ सुरसैन प्रदेश के लोग के स्थानों में बोली जाती थी, और कुछ मगध के प्रदेशों में अर्धमागधी माने जो आधी रूप में इधर बोली जाए आधी उधर बोली जाए, उसे अर्धमागधी भाषा कहा गया है। वर्धमांगी भाषा में ऐसा भी उल्लेख प्राप्त होता है कि श्वेतंबर परंपरा के जितने भी ग्रंथ हैं वो सब अर्धमांगी भाषा में लिखे गए हैं। आचारांग हो गया, सूत्र कथानंद हो गया, स्थानांग हो गया, भगवती सूत्र हो गया, और कृष्ण व्याकरण है। ये सारे जितने उनके जैसे 11 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 6 सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 2 चूलिका हैं, 10 प्रकीर्णा के। इस तरीके से इनके जो जितने भी आगम थे वो सब अर्धमागधी भाषा में लिखी गई। अर्धमागधी भाषा काफी बहुत विशाल साहित्य है, जो आज व्यवस्थित सितंबर परंपरा के लोग उसको व्यवस्थित करके संजो करके रखी है। तो महाराष्ट्री का साहित्य हमने देखा, स्वर सैनी का देखा, और अर्धमागधी का देखा। मागधी की जहाँ बात करें तो मागधी भाषा का नाटकों में प्रयोग आया है, उसका कोई साहित्य नहीं है। उसका कोई साहित्य उपलब्ध मतलब साहित्य रूप में ऐसे उपलब्ध नहीं होता है। पैशाची प्राकृत की बात करें तो पैशाची प्राकृत का भी साहित्य हमें उपलब्ध होता है, और उसमें अनेक कथाएं भी लिखी गई हैं जो पैशाची भाषा में थी, और जो आगे चल के वो मतलब प्रकाश में आई हैं, और उससे अनेक ग्रंथों का विकास भी हुआ है। और अपभ्रंश भाषा जो प्रचलित थी उस समय के ग्रंथों की, इसका समय 6वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का अपभ्रंश का समय रहा। उसमें रैदू आचार्य ने, आचार्य पुष्पदंत ने महापुराण लिखा। तो अपभ्रंश की परंपरा में अपभ्रंश के अनेक ग्रंथ हैं, जैसे बड्डवान चरयू, चरयू भी इसी का ग्रंथ है। ओम चरयू,
इसी का अपभ्रंश का ग्रंथ है। तो अपभ्रंश में भी बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। इसके भी अनेक महाकाव्य हैं अपभ्रंश भाषा के, जिसको और आचार्य हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण के जो लास्ट का पाद, चतुर्थ पाद है, उसमें भी अपभ्रंश के कुछ नियम दिए गए हैं कि अपभ्रंश भाषा में उकार बहुड़ा नाम से जो भाषा है, जहाँ ऊ का प्रयोग चिपौम चरियो या श्री बाल चरियो, ऐसा जहाँ ऊ का प्रयोग जहाँ आएगा वहाँ मतलब हमें अपभ्रंश भाषा समझना चाहिए। इन सारे के नियम भी हैं, जिससे हम इनकी भाषाओं से जान सके कौन सी कौन भाषा है और किस भाषा से हम क्या उपयोग रख सकते हैं। ये सारी भाषाएं उसके में आई है। इसी तरीके से मागधी का जहाँ उदाहरण मिलता है, तो उसमें यहाँ है कि मगध की भाषा, जो मगध की भाषा थी, प्राच्य देश की लोक भाषा होने के कारण से इसमें अन्य लोक भाषाओं से अधिक वर्ण और विकार आदि विकसित हुए हैं। संस्कृत नाटकों में निम्न श्रेणी के पात्रों द्वारा व्यवहार इस भाषा का किया जाता है। उसकी प्रमुख विशेषता है आचार्य हेमचंद के अनुसार कि मागधी की प्रकृति स्वर श्रेणी है, जिसमें आकारांत पुल्लिंग शब्दों के प्रथमा एक वचन में एकारांत रूप होते हैं। जैसे अभी आकारांत रूप थे, तो उसमें जैसे एसा शब्द है, तो ऐसा के लिए या मेष के लिए तो ए से शब्द जो बनेगा वो मागधी में बनेगा। और प्राकृत की जो विशेषता थी कि सा सा सा, तीन सा में से अकेला एक दंती सा का था, मगर इस मागधी प्राकृत में शक्कर वाला सा होगा ना, उसका ही प्रयोग होगा और बाकी दो सा का नहीं। तो प्राकृत की जो अपन विशेषता उधर समझ रहे थे कि जहाँ ना की जगह पर रा हो जाना, उसमें भी एक विशेषता ये भी जोड़ना चाहिए कि तीन सा 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 सा, इसमें से जो सड़क वाला सा है मान दंती सा, उसका ही प्रयोग प्राकृत भाषा में होता है, बाकी प्रयोग नहीं होता है। मगर मागधी प्राकृत की ये विशेषता है कि इसमें ना सरौते वाले सा का प्रयोग होगा और ना आपके सड़क वाले सा का, इसमें तो शक्कर वाला जो आपका सा है उसका ही प्रयोग दिखाई देता है। तो इस तरीके से सारे भाषाओं के बारे में जो हम इधर देख रहे थे, और इसमें मागधी प्राकृत में रेप के स्थान पर लकार और दंत सकार के स्थान पर तालब्ध सकार हो जाता है। जैसे नले शब्द है, तो नरहा शब्द है तो उसको नले हो जाएगा, ला की जगह पर ला का आ गया। जैसे करहा शब्द है कर्मन हाथ, तो उसमें कले शब्द हो जाएगा। ऐसे अनेक शब्द आए हैं। जैसे इसमें श्रुतम शब्द है, तो सुतम हो जाएगा, माने उस सुदम माने उस सा का प्रयोग हो। तो इस तरीके से मागधी प्राकृत की भी अनेक विशेषताएं हैं। और मागधी प्राकृत में ये भी है कि अनेक संयुक्त वर्ण हैं जो उनका भी परिवर्तन हमें दिखाई देता है, और उसके अनेक आदेश भी हैं। जैसे उसमें मागधी प्राकृत में जा और धा और या के स्थान पर या आदेश होता है। जैसे जनपदहा शब्द है तो जनवदे शब्द का प्रयोग आएगा, और उसी तरीके से अनेक शब्द इस मागधी प्राकृत में हमें उपलब्ध होते हैं। तो मागधी प्राकृत के बारे में भी अपन जानेंगे। कुछ इसके जो हम अभी आप सबको बता रहे हैं, इसका भी कुछ हम पीडीएफ आपको भेजेंगे, जिससे आप ये भी जानकारी प्राप्त कर सकें कि ये शब्द भी इसमें आते हैं। उस तरीके से मागधी के बाद जो पैशाची भाषा का प्रयोग आया है, तो यह भी बहुत पैशाची से इसकी प्रगति भी आचार्य ने सौरसेनी मानी, और मार्कंडे ने पैशाची भाषा को कई सुरसेन और पांचाल इन तीनों भेदों में व्यक्त किया है। और जो बागभट्ट ने पैशाची को भूत भाषा कहा है। बागभट्ट अलंकार के रचयिता जो है ना, उन्होंने जो हमारे चारे हैं, और पैशाच नाम की एक जाति प्राचीन भारत में निवास करती थी, उसकी भाषा को पैशाची कहा जाता था। तो देश और भेद से पैशाची का स्थान उत्तर और पश्चिम प्रदेश में था। पैशाची की बहुत विशेषताएं हैं।
और इसमें अनेक गुणाढ़ कवि हुए हैं बहुत बड़े। उन्होंने अपना जो का जो कथा ग्रंथ है, उन्होंने इसी भाषा में उस कथा ग्रंथ की रचना की है। जो कथा शरत सागर जो आप आज देखते हैं, वो भी बुढ़ाढ्य की जो तत् कथा है उससे ही सामने आए हैं, और उससे ही ये सामने आकर के हम सभी के बीच में आए हैं। इस तरीके से इसके बारे में और भी जो विशेषताएं हैं, वह शास्त्री में आदि ना रहने पर वर्गों के तृतीय और चतुर्थ वर्गों के स्थान पर वर्ग का क्रम से प्रथम और द्वितीय अक्षर हो जाता है। अब इसमें प्राकृत में आप अभी ये वर्ग वगैरह आपको जब समझ में आएंगे, जब आप इन वर्गों के बारे में चर्चा करेंगे, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, पा वर्ग है, इस तरीके से जो बातें आएंगी ये आगे अपन देखेंगे। आज अपन ने जो मागधी, अर्धमागधी, सौरसैनी, महाराष्ट्री, पैशास्त्री और अपभ्रंश भाषा के बारे में जो समझा, ये बहुत ही के लिए उपयोगी हैं। और अगर इसके बारे में अगर आपको कोई शब्द समझ में ना आए, कुछ इसके बारे में अगर जानकारी उपलब्ध ना हो पाए, तो आप ग्रुप पर भी इस चीज को समझ सकते हैं कि सर इसके बारे में आप जानकारी कर दें, तो आगे की क्लास में हम इसके बारे में भी आपको जानकारी दे सकते हैं। और ये जो विभिन्न प्राकृत हैं, इनके परिचय वगैरह, इनकी विशेषताएं जो है, इसकी भी पीडीएफ बना करके मैं आपको ग्रुप पर भेज दूंगा, तो उसको भी आप पढ़ करके और इन सबको देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत विशाल है। और इसको आप देखेंगे, एक बार पढ़ें, उससे साहित्य में आपकी गति आए और आप ये देख सकें कि ये कौन सी प्राकृत है, हमें कौन सी प्राकृत हम पढ़ रहे हैं, सौरसैनी कौन सी है, अर्धमार्ग कौन सी है, महाराष्ट्री कौन सी है, पैशास्त्री कौन सी है, अपभ्रंश कौन सी है। तो इसको हम जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आए कि ये भाषा इस तरीके से हमारे में प्रचलित हुई है। सर जय जिनेन्द्र। किसी कुछ पूछना है? हाँ जी। जय जिनेन्द्र सर। हेलो। जय जिनेन्द्र सर। Recording in progress. हेलो। आवाज नहीं आ रही क्या सर? हेलो। हाँ जी, बताएं। सर अभी तो ना जो पढ़ाया है वो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा हमें, तो उसके लिए कोई बुक वगैरह, या तो बुक या फिर कोई पीडीएफ भेज देते तो हम वो पढ़ लेते उसको, क्योंकि अभी हम समझ नहीं आ रहा कुछ भी। जी जी उसी संबंधित भेजेंगे, और आप पहले आज पढ़ लेना, और फिर कल आप बताना तो हाँ अपन, क्योंकि ठीक है ना। हाँ क्योंकि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। और कल सर ने बताया था कि जनवरी में एग्जाम है, तो अभी तो कुछ आता भी नहीं है। हम इसके बारे में अभी आपको भेज देंगे, आज आज का जो पढ़ाया है वो भेज देंगे, तो आप उसको देखना है, फिर कल बताना आपको हाँ क्या। और सर जो पहले 3 दिन का पढ़ाया है परसों कल, उसकी भी पीडीएफ भेज देंगे तो वो भी पढ़ लेंगे फिर हम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी सर।